हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम अपने टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो हमारा कंप्यूटर सेक्शन ले रहा है। तो जितने भी कंप्यूटर सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, उनको हम क्या करें, डिटेल में डिस्कस करें, ताकि जो आपका आने वाला जीआरटी का एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। ओके, तो चलो आज हम अपने नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें जो यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो थोड़ा बाइलैंग्वेज करवा लो, मतलब इंग्लिश और हिंदी में करवा, जैसे हम टेस्ट सीरीज में अपने देते हैं बच्चों को, है ना। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज दे दी है, जो मतलब अभी तक हमारे कंट्री 2 सेट हो गए हैं, है ना। 2 सेट में काफ़ी बच्चों का अच्छे रिस्पॉन्स है ना। कई बच्चों को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो एक्चुअली में टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने वीकर सेक्शन देखने की, कहाँ पे आपको अपनी जो है चीज़ें हैं कि आप किस चीज़ में कमी रह रही है। ऑब्वियसली जब मेरिट में आना है तो आपको अपनी कमी पे ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं। बाकी कॉमन चीज़ें तो क्या है, कंप्यूटर देखो मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे होंगे। जनरल नॉलेज भी काफ़ी बच्चों का अच्छा होगा। जिनको नहीं अच्छा होगा उनको उस पर मेहनत करनी है। जिनका कंप्यूटर अच्छा है वो ऑब्वियसली जनरल नॉलेज पे मेहनत करेंगे, इंग्लिश पे अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। क्योंकि ओवरऑल आपको क्या होता है कि जितना आप चीज़ें एक तरीके से देखते हो, जितना आप चीज़ें टेस्ट सीरीज़ देखते हो, उसको आपको एनालाइज होते हो ऑटोमेटिकली कि सर अच्छा हमें इस चीज़ में कमी है या इस टॉपिक में कमी है। तो इसकी हेल्प से क्या करते हो बेटा, आप अगर उस चीज़ को समझते हो, एनालाइज करते हो और उसके ऊपर वर्क करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको जो ओवरऑल जो आपका एक तरीके से बोलते हैं ना कि मेरिट है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है आपकी। जैसे मान लेते हैं कभी अभी आपके 50 नंबर आ रहे होंगे, अभी के उसके बाद आप 50 के बाद जैसे आपने उसके ऊपर मेहनत करी होगी तो आपके 50 से 60 होंगे, फिर 60 से 70 होंगे। तो कभी एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि आपको ओवरऑल आपकी पूरी गलतियाँ ठीक ठीक करते हुए आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, 90+ नंबर पे। या फिर अगर आपके 120 नंबर के क्वेश्चन हैं तो आप 110, 112, 115 ऐसे करके आप ऑन एन एवरेज इतने स्कोर पे पहुंच जाओगे। क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं एक्सेप्शनल, वो किसी बच्चे को भी नहीं आते हैं ना। कई बार होता ही ऐसा, एग्जामिनर डालता ही ऐसे क्वेश्चन कि वो करंट अफेयर का ऐसा क्वेश्चन डाल देगा या किसी और चीज़ का ऐसा क्वेश्चन डाल देगा जो आप नहीं कर पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ का ये मतलब होता है कि चलो आपकी ओवरऑल जो है डेवलपमेंट वो होती रहे। और बाकी चलो बाईलैंग्वेज, हम जो टेस्ट सीरीज़ है वो तो हम बाईलैंग्वेज दे रहे हैं, पर जैसे यहाँ पे हम एग्ज़ाम, एक बच्चे का शायद कमेंट आया था, तो मुझे टीम बता रही थी कि कमेंट आया था रिगार्डिंग कि सर जो आप यहाँ पे करवा रहे हो, तो बेटा एक्चुअल में ये है ना कि जो ये क्वेश्चंस हैं, जो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सारे के सारे टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं। जिनके डिफरेंट डिफरेंट जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वहाँ से पूछे गए हैं। और वहाँ पे ऐसा है कि जो हमें सेट मिलता है वो या तो प्योर इंग्लिश में होता है या तो प्योर वो हिंदी में होता है। तो बाईलैंग्वेज वहाँ पे नहीं दिया होता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो इंग्लिश में चीज़ होती हैं वो मैक्सिमम बच्चे उसको समझ लेते हैं कि कंप्यूटर मैक्सिमम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। पर मैं आपको क्या करता हूँ, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो हिंदी में भी पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो तभी मैं आपको जो क्वेश्चन होते हैं इनको समझा देता हूँ हिंदी में, ताकि आप को जो उसका हिंदी वर्जन है वो भी आप समझ पाओ और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए। कि कल को आपको इंग्लिश में दिया हो चाहे आपको हिंदी में दिया हो, आप दोनों चीज़ों से समझ पाओ। ओके, तो मेन कंसर्न यही था कि चलो बच्चे जो हैं काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं, कि चलो जो भी है सर, हमारी जो 2 टेस्ट सीरीज़ हमने आज तक होगी है ना, अब काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है कि टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जो मतलब एज एग्ज़ाम रेलिवेंट है वो है। और शायद एक तो बच्चों का कंसर्न आया था कि सर वहाँ पे आपने 75 क्वेश्चंस डाले हैं, शायद कंप्यूटर कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था, मेरी टीम बता रही थी कि आप 75 क्वेश्चन डाल रहे हैं और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आप किसका डाल रहे हो, वो अदर सब्जेक्ट का, मतलब जो आपका सेक्शन 2 है वो आप अदर डाल रहे हो, जिसमें आपका चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, इसके अलावा आपका पास जीके आता है हिमाचल का, इंडिया का, उसके अलावा प्लस करंट अफेयर है ना। तो आप ये सारे मिक्स करके डालते हो। तो बेटा ऐसा होता है कि अगर अभी आप क्या करो, चलो 75 के क्वेश्चंस का टारगेट रखो कि आपको 75 में 75 ही कंप्यूटर के ठीक करने हैं। बाकी अदर सेक्शन इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है मोस्ट वेरी मैक्सिमम बच्चे 75 जो सेक्शन होता है इसको पढ़ के ही जाते हैं। वो हमेशा से रहता है कि जो आपकी मेरिट है वो किससे डिसाइड होती है, आपका जो अदर का सेक्शन होता है। क्योंकि कई जो बच्चे होता है स्टार्टिंग से काफ़ी पहले से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सारी चीज़ का नॉलेज होता है, तो वो कहाँ पे पीछे रह जाते हैं जब वो अदर सेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हर बच्चे का हर एक सेक्शन परफेक्ट नहीं होता है। आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो इस पोर्शन में रखा गया है स्टार्टिंग के लिए, तो ये ना खुद ही बच्चे, मैंने बोला टीम को कि अभी आप रखो 75 का रेशो, ठीक है, 75 आप डालो कंप्यूटर के क्वेश्चन, और वो आप मुझसे एक बार चेक करवा लो, है ना। बाकी उसके बाद जो आप एक्स्ट्रा 120 क्वेश्चन जो बनते हैं, है ना, 120 के जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो आप किसके डालो, आप सिंपली उसके जो अदर सेक्शन बनता है उसको आप डालो, ताकि जो बच्चे को अपना ओवरऑल एक तरीके से दिखता रहे कि क्या वो कर रहा है, कैसे वो पढ़ रहा है, कैसे वो, उसको कौन सी चीज़ें कमी है, ताकि वो धीरे धीरे उसको क्या कर पाए, ओवरकम पाए। ओके, तो बस यही था थोड़ा। बाकी
ठीक है, जो भाई 2 बच्चों का जो कंसर्न थे, जो डाउट थे, मैंने बता दी कि क्या-क्या था, कैसे-कैसे वो करना है। बाकी टेस्ट सीरीज़ में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ आपको जज करने के लिए नहीं है। टेस्ट सीरीज़ है, आपको क्या करना है, आपको आपकी कमियाँ दूर करनी है। तभी हम क्या करते हैं, संडे टू संडे, तभी मैंने आपको बोला है कि हर एक संडे आपका क्या होगा, एक टेस्ट होगा, है ना? बाकी इसके अलावा और भी जितने बच्चे हैं ना, 100 प्लस जो बच्चे हैं, जो सारे टेस्ट देते हैं, है ना? इससे होता है क्या ऑब्वियसली कि जितना आप अपना टेस्ट देते हो, आपको अपनी कमियाँ दिखती हैं। जितना आप कमी अपनी इम्प्रूव करोगे, उतना ओवरऑल आप क्या करते जाओगे, मेरिट पे आगे बढ़ते जाओगे, है ना? तो जितने भी बच्चे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं एज अ पार्ट ऑफ माई फैमिली हैं ये सारे, तो क्या करना है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है इन चीज़ों को समझना है और अपनी जो कमी है उनको ओवरऑल ख़त्म करना है। बाकी कुछ डाउट या आपके मन में कुछ क्वेरी रहती है तो मैंने आपको बोला ही, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। ओके, तो चलो आज हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, इन एम एस एक्सेल 2010 द फिल इन द ब्लैंक डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्प्रेडशीट। देखो, नेम ऑफ स्प्रेडशीट आपको कहाँ पे डिस्प्ले होता है। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, चाहे नेम ऑफ एप्लीकेशन या फिर स्प्रेडशीट की बात करें। स्प्रेडशीट में कौन सा आता है सर, हमारा एक्सेल, है ना, जो सबसे मोस्ट कॉमन है एक्सेल। तो सर हमारा जो एक्सेल आता है या फिर एक्सेल का जो नाम आता है प्लस नेम के साथ एक और क्वेश्चन आता है, क्या, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। सर ये दोनों चीज़ें हमें कहाँ पे दिखती हैं, कौन से बार के ऊपर दिखती है। मैंने कौन सी आपको बार बताई थी बेटा, जो सबसे टॉप पर होती है। टॉप पे हमारे पास सर कौन सी बार होती है, जो सबसे ऊपर होती है, सर हमारी टाइटल बार होती है। तो बस वही चीज़ लिखी थी कि ऐसा मतलब कौन सी बार होती है जहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्प्रेडशीट, नेम ऑफ द स्प्रेडशीट मतलब किसकी बात कर रहे हैं। स्प्रेडशीट कौन सी एप्लीकेशन होती है जिसमें डाटा आप रोज एंड कॉलम में स्टोर करते हो। कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो इस फॉर्मेट में काम करती है, सर हमारा एक्सेल है ना। तो एक्सेल या फिर हम बात कर लेते हैं कि एक्सेल हम किसकी बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं, है ना। बाकी जो हम गूगल की बात करें तो गूगल का शीट करके आता है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। वैसे ही हमारे पास लोटस होता है ना। लोटस भी क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक स्प्रेडशीट होता है जो MS DOS का होता है। तो ये सारी चीज़ें स्प्रेडशीट होती क्या है बेसिकली सर, एक ऐसी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन है जो डाटा किस में स्टोर करती है, या तो टेबल की फॉर्मेट हम बोल सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। इस फॉर्मेट में जो डाटा एप्लीकेशन स्टोर करती है उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बोलते हैं। ओके, तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में से यहाँ पे एक्सेल आ गया एग्जाम्पल। तो यहाँ पे ये बोला था कि इससे कौन सी बार होती है जहाँ पे नाम लिखा होता है। नाम क्या होगा, जैसे मान लेते हैं टाइटल बार के ऊपर क्या लिखा होगा, यहाँ पे एक्सेल लिखा होगा। तो ये एक्सेल कहाँ पे दिखता है सर, हमें हमारे टाइटल बार के ऊपर दिखता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखो, एक तो आपका टाइटल बार पे क्या दिखता है, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, या फिर हम बोल सकते हैं नेम ऑफ द स्प्रेडशीट। दूसरा आपको क्या दिखता है, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। तो कल को आपसे ये भी पूछा जाए कि नेम ऑफ डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे दिखता है, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर या फिर स्प्रेडशीट प्रोग्राम के ऊपर, तब आप बोलेंगे सर वो भी हमें हमारे टाइटल बार के ऊपर दिखता है। तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, ये मैंने आपको पहले भी समझाई थी। आई होप आपको ये चीज़, जैसे आप अभी क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपको ये समझ आ गया होगा, अच्छा सर इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आपने हमें पहले भी बताया था। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती है, अगर हम बात कर लेते हैं एक्सेल के बारे में, स्प्रेडशीट के बारे में, तो यही चीज़ काफ़ी बार पूछी जाती है कि ऐसा बताओ, ऐसी कौन सी बार होती है जहाँ पे एक्टिव सेल एड्रेस हमें दिखता है। क्या दिखता है बेटा आपको, एक्टिव सेल एड्रेस। एक्टिव का सेल एड्रेस मतलब जिस सेल के ऊपर आप अभी हो करंटली, वो अगर आपको उसका एड्रेस देखना है तो आप कैसे देखते हो। सर हमारे पास क्या होता है, एक नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स के अंदर हमें क्या दिख जाता है, हमारे एक्टिव सेल का एड्रेस दिख जाता है, जो आपने हमें पता नहीं कितनी बार समझाया। बाकी देखो और क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब इससे मिलती जुलती, जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बेटा आपका जूम स्लाइडर होता है एक, है ना, जूम स्लाइडर होता है। तो जूम स्लाइडर आपका काम कौन सी बार के ऊपर होता है, तो सर हमें आपने बताया था स्टेटस बार के ऊपर क्या होता है, हमारा जूम स्लाइडर होता है। चलो आज का आपका होमवर्क रहेगा, आप मुझे बताएंगे कि जो आपकी एक्सेल होती है ना, एक्सेल में आप कितना % जूम दे सकते हो। ठीक है, इसका जो जूम परसेंटेज कितना होता है, एक तो आपने मुझे बताना है मिनिमम प्लस दूसरा इसका मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होता है, इसका जो जूम परसेंटेज होता है वो कितना होता है, किसका बेटा, आपके एक्सेल की जो वर्कशीट होती है, क्योंकि ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपने मुझे क्या करना है, ये आपका होमवर्क नंबर 1 रहेगा, आप मुझे इसको नीचे कमेंट करके बताओगे। तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्ज़ाम रेलिवेंट बनता है और ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, है ना। बाकी देखो और क्या चीज़ें आती हैं, जैसे मैंने आपको इससे मिलती जुलती क्या चीज़ें बताई थी, जैसे हमें दे रखा है यहाँ पे, जैसे टास्क बार दे रखा है। तो टास्क बार कहाँ पे होता है, टास्क बार जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं ना, ठीक है, जब हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो टास्क बार कहाँ पे होता है, जो आपका सबसे नीचे वाला एरिया होता है ना, जहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन ओपन है वो यहाँ पे दिख जाती हैं, या फिर इसके अलावा आपकी कोई शॉर्टकट आइकन्स अगर आपको वहाँ पे नीचे रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखती हैं, आपकी टास्क बार के ऊपर दिखती हैं। कि तो ये कुछ डाटा होता है जो एग्ज़ाम रेलिवेंट बनता है, तो उसको भी क्या करना है, आपने नोट करके लिख लेना है। बाकी तो हम रिवाइज़ करते रहेंगे साथ ही साथ में। इसके अलावा कुछ डाउट या आपके मन में कुछ क्वेरी होती हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक फंक्शन इन एम एक्स एक्सएल 2010 इनेबल अ यूजर टू सेव द चेंजेस दैट हैव बीन मेड इन अ प्राइमरी फाइल इन अ न्यू फाइल। ओके, बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास क्या है, बेसिकली मान लेते हैं आपके पास एक फाइल थी, इस फाइल का नंबर मान लेते हैं, इस फाइल का नाम था फाइल 1। अब आपने क्या किया, आप चाहते हो, आप इसको सेव करना चाहते हो। सेव कैसे करना चाहते हो कि आपने इस फाइल के अंदर मान लेते हैं आपने कुछ डाटा लिखा था, ऐसे करके कुछ डाटा लिखा था। अब आपने क्या किया, इस फाइल को फिर से ओपन किया और इसके अंदर एक नया अगला इसका डाटा लिख दिया। मान लेते हैं आपने ये डाटा एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, पर आप चाहते हो कि आपको इसको मतलब क्या करना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है, मतलब इस फाइल का जो पहले पुराना डाटा था ना वो चेंज ना हो। आप क्या चाहते हो, पर जो नया आपने चेंज किए हैं उसको आपको अलग से सेव करना है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो बेटा, आप सेव एज़ का यूज़ करते हो। सेव एज की सर शॉर्टकट कमांड क्या होती है, F12 होते हैं। F12 भी मैंने आपको बताया था कि आप F12 की का यूज़ करते हो, जिससे आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो जैसे आप F12 यूज़ करोगे तो इसका मतलब क्या है कि वो आपसे पूछेगा कि अच्छा आप इसको सेव करना चाहते हो, कहाँ पे सेव करना चाहते हो, तो आप अपनी लोकेशन दोगे कि हम XYZ लोकेशन के अंदर उसको सेव करना चाहते हैं। प्लस आप उसका जो फाइल नेम है वो भी चेंज कर सकते हो, फाइल 2 डॉट, जैसे मान लेते हैं डॉक्यूमेंट की फाइल होती है तो DOCX करके आप उसको सेव कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी नई जो फाइल थी, नई फाइल में क्या होगा, जो फाइल 1 का डाटा था वो भी, और बस जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किया था वो भी डाटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जो फाइल 1 का डाटा था उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हो, या फिर इसको क्या कर सकते हो, इसको मतलब एग्जिट कर सकते हो विदाउट सेव। तो जैसे आप एग्जिट कर दोगे विदाउट सेव, तो जो यहाँ पे नया डाटा लिखा गया था वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं कि सेव एज़ का मतलब ही क्या होता है कि अगर आपको एक फ़ाइल की दूसरी कॉपी बनानी है, प्लस जो नई आपने कॉपी बनाई है उसके अंदर क्या करना है, आपको जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपने एक्स्ट्रा ऐड करी हैं बाद में, आपको उसको भी सेव करना है और उसको भी सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए। तो आप उसके लिए सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हो। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इनेबल करता है यूज़र टू सेव द चेंजेस। सेव द चेंजेस आप कैसे करते हो, दैट हैव बीन मेड इन अ प्राइमरी फाइल। और प्राइमरी फाइल कौन सी आ गई, जैसे फाइल नंबर 1, फाइल 1 मेरी क्या आ गई थी, मेरी प्राइमरी फाइल, और उसी का मैंने एक रेप्लिका बना दिया जिसको सेव एज करके मैंने सेव कर लिया। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी थी, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो और क्या चीज़ें होती हैं, अगर सेव एज का मैंने आपको बता दिया F12 होता है ना। बाकी देखो अगर हम एक्सेल की बात करें तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है इसको, तो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन इसकी .xlss होती है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं .xlsx। ये क्या होती है, आपकी डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होती है आपकी MS एक्सेल की, ये आपने याद रखना है। बाकी देखो और क्या चीज़ें होती हैं जो आपको मैंने बताई थी, कि जैसे मैं बोल दूँ कि आप बताओ कि आपको ये करना है कि एक नई ब्लैंक वर्कबुक ओपन करनी है ना, या फिर क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप बेसिकली न्यू कमांड का यूज़ करते हो। ये मैंने आपको बताई थी कि आप बताओ कि कौन सी ऐसी कमांड है जिसके हेल्प से आप क्या करते हो, न्यू ब्लैंक बुक क्या करते हो, ब्लैंक वर्कबुक क्या करते हो, आप एक तरीके से क्रिएट करते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, न्यू एक तरीके से ऑप्शन यूज़ करते हो या फिर कमांड यूज़ करते हो, या तो शॉर्टकट कमांड क्या यूज़ करते हो आप, Ctrl+N का आप यूज़ करते हो। तो ये कुछ डाटा होता है जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, तो उसको भी क्या करना है, अपने रिवाइज करना है और समझना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ अ फीचर दैट गिव more control of how the content is displayed or functions when pasted from the clipboard in MS Word 2010। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, आपका पेस्ट स्पेशल इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ सर, क्या हमें थोड़ा समझ नहीं आया। देखो एक्चुअल में होता है ना, जैसे मान लेते हैं आपने एक्सेल के अंदर मान लेते हैं आपके पास कुछ डाटा था, ओके, कुछ डाटा था, या फिर आपके पास कोई फॉर्मूला था, या फिर कोई आपके पास फंक्शंस था जो किसी सेल के अंदर था। मान लेते हैं इस सेल के अंदर मैंने क्या यूज़ किया है, कोई फंक्शन यूज़ किया है ना। अब फंक्शन मान लेते हैं कि इस सेल के अंदर मैंने फंक्शन यूज़ किया है इक्वल टू A1, ठीक है, A1 + B1। मैंने ये फंक्शन क्या किया है, यहाँ पे यूज़ किया है, मान लेते हैं ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इस सेल को मैंने क्या किया, कॉपी किया, तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो इसका जो फॉर्मूला था या फिर फंक्शन था वो भी यहाँ से कॉपी होके आ जाए। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे मान लेते किसी दूसरे सेल पे पेस्ट करूँगा, तो पेस्ट करने के पास मेरे पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शन होते हैं, या तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला पेस्ट कर दूँ, या तो मैं पेस्ट स्पेशल यूज़ करूँ, जिससे क्या होता है कि बेसिकली जो मेरा एक्चुअल में फॉर्मूला था उसी का ही क्या बन जाता है, एक फॉर्मूला का ही क्या बन जाता है, एक रेप्लिका यहाँ पे जनरेट होके आ जाता है। समझ आ गया पेस्ट स्पेशल का मतलब क्या होता है। अब इसमें क्योंकि 4-5 ऑप्शन होते हैं पेस्ट स्पेशल में, कि आपको पेस्ट क्या करना है, ठीक है, पेस्ट आपको सिर्फ टेक्स्ट करना है, ये ऑप्शन होता है वहाँ पे, या तो पेस्ट आपको क्या करना है,
ठीक है। पेस्ट आपको फंक्शन करना है, ये ऑप्शन भी होता है। इसके अलावा आपको एक और मतलब अलग अलग होते हैं वैसे ना, पेस्ट टेक्स्ट करना है, सिर्फ पेस्ट आपको फंक्शन करना है। इसके अलावा आपको बोल सकता है कि जो पेस्ट करनी है, पेस्ट करना है क्या, सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, सोर्स की जो फॉर्मेटिंग है आपको उसको पेस्ट करना चाहते हो। या फिर तीसरा आ जाता है पेस्ट डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, है ना, डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग। तो ये सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जब आपको पेस्ट कमांड का यूज़ करते हो, है ना। ये आपको कब दिखता है, बेसिकली आपने यहाँ से कॉपी कर लिया, तो कॉपी करने के बाद जब आप यहाँ पे जाते हो, इसके अलावा यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हो। राइट क्लिक करने के बाद जब आप पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाते हो, तो पेस्ट वाले ऑप्शन के साथ ना यहाँ पे और ऑप्शंस खुल जाते हैं छोटे, कि आपको पेस्ट स्पेशल करना है, पेस्ट टेक्स्ट करना है, पेस्ट फंक्शन करना है, कि कीप रिसोर्स फॉर्मेटिंग रखनी है ना, कीप डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग रखनी है। तो वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने में मिल जाते हैं। तो ये होता है पेस्ट स्पेशल का मतलब। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो उसी की स्टेटमेंट दे रखी थी यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, इसको समझना था और बस इसका राइट आंसर देना था ना। तो ऐसे करके क्या बन जाएगा आपका थर्ड यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, है ना। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि सर क्या मतलब होता है उसका, कैसे हम क्या करते हैं इसको समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट कमांड जो पूछ ली जाती है, अगर आप ये कि नॉर्मल आप कैसे करते हो, एक तो मैंने आपको बताई थी ना बेटा, आपको पेस्ट की शॉर्टकट कमांड, पेस्ट आई होप आपको सभी को पता होगा क्या हम यूज़ करते हैं बेटा, कंट्रोल प्लस अभी हम यूज़ करते हैं। पर मैं कल से आपको बोलूँ कि नहीं बेटा, आपको मुझे क्या करना है, आपको मुझे पेस्ट स्पेशल बताना है। क्या बताना है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में क्या होगा, वही आपकी जो सारी मैंने आपको अभी समझाई ना, कि आपको टेक्स्ट में प्रिंट कर मतलब पेस्ट करना है या फिर फंक्शन पेस्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको किस में मिलती हैं, पेस्ट स्पेशल में मिलती हैं। तो अगर आपको पेस्ट स्पेशल एक तरीके से यूज़ करना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड भी होती है, क्या होती है आपकी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस अवी। ये आपने नोट करके लिख लेना है, क्योंकि ये तो काफ़ी बच्चों को पता होती है पेस्ट की, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये हमारी पेस्ट स्पेशल की आती है। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती है और इनको क्या करना है, अपने नोट करके लिख लेना है। बाकी ये चीज़ आपको मैंने कितनी बार समझाई थी कि जो भी आप डाटा कॉपी करते हो वो कहाँ पे जाता है, वो आपका क्लिप बोर्ड के अंदर स्टोर होता है। तो ये सारी चीज़ आपने नोट करके लिख लेनी है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, ये एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार पूछी जाती हैं। ओके, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एम एस एक्सेल 2010 कन्वर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल लोअर केस। तो लोअर केस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, अच्छा हमारा ऊपर का क्वेश्चन, हाँ देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन रह गया, 4th नंबर क्वेश्चन। इन एम एस एक्सेल 2010 क्लिक द सेल दैट कंटेन द डाटा दैट यू हैव वांट टू एडिट। देखो एडिट के लिए क्या है, देखो इन्होंने इतना लंबा काम लिखा हुआ है, पर यहाँ पे इन्होंने सिंपल लिखा है कि अगर आपको किसी सेल के डाटा को एडिट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो, सर हम F2 का यूज़ करते हैं। सर आपने हमें पता नहीं कितनी बार ये चीज़ बताई है कि F2 स्टैंड फॉर, जब आपको जो एक्सेल के अंदर कोई सेल होता है उसके अगर एडिट करना है तब आप F2 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फोर्थ, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, है ना। बाकी देखो F2 का एक तो चलो एक्सेल में आता है किसके लिए, आपको एडिट करना है किसी सेल को। अगर मैं बात कर लूँ यही चीज़ उल्टा मैं बोल दूँ, अगर मैं विंडोज़ की बात कर लूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसमें एक अलग काम करता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में F2 क्या काम करता है, F2 काम करता है जैसे मान लेते हैं मुझे रीनेम करना है अपनी फ़ाइल को, रीनेम करना है किसको, अपनी फ़ाइल को हो गया, या तो मेरा कोई फोल्डर हो गया, है ना। इसको मुझे अगर रीनेम करना है तब हम किसका यूज़ करते हैं, F2 का यूज़ करते हैं। और हम एक्सेल की जब बात करते हैं तो एक्सेल में हमारा F2 क्या काम करता है, बेसिकली सर हमें कोई चीज़ एडिट करनी है या फिर एक सेल होता है, अगर हमें उसके कंटेंट को एडिट करना है, जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिखा था 2, पर मैं चाहता हूँ मुझे इसको एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए सिंपली मैं इसके ऊपर जाऊँगा, है ना। और यहाँ पे क्या मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं माउस से यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको एडिट करूँ, या तो सिंपली मैं यहाँ पे कौन सी की यूज़ करूँ, F2 यहाँ पे यूज़ करूँ। जैसे मैं F2 यूज़ करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। तो ये मतलब होता है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इन एम एस एक्सेल 2010 कन्वर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल लोअर केस। देखो ये कल भी मैंने आपको बताया था कि जब आपको क्या करना पड़ता है, लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इसके लिए आप किस फंक्शन का यूज़ करते हो, आप लोअर का यूज़ करते हो, है ना। जैसे कल बच्चों ने कहीं नहीं देखे तो उसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लेते हैं मैंने लोअर जो मेरा फंक्शन था इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, मैंने कोई वैल्यूज़ पास कर दी, वैल्यू किस में पास कर दी, मान लेते हैं मैंने लिख दिया एप्पल। ओके, मैंने एप्पल लिख दिया, तो जैसे मैंने एप्पल लिखा और यहाँ पे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा बेटा, एप्पल आ जाएगा।
अब सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो आपका लोअर फंक्शन होता है वो क्या काम करता है, जो भी आपकी टेक्स्ट स्ट्रिंग है, टेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे एप्पल, इसको क्या कर देता है उसके छोटे अक्षर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ए का छोटा ए आ गया, पी का छोटा पी आ गया, तो ऐसे करके जो हमारा लोअर फंक्शन होता है वो वर्क करता है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। बाकी अपर भी मैंने आपको कल समझा दिया था। अपर क्या करता है, जस्ट अपना जो ऊपर वाला होता है उसको क्या करता है, मतलब जो लोअर चीज़ होती है उसको अपर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बाकी देखो एवरेज पूछा जाता है ना, एवरेज क्या करता है बेसिकली, आपको एवरेज देने का काम करता है। बाकी काउंट आपसे पूछा जाता है, तो काउंट क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है, एक ऐसा फंक्शन है जो काउंट करता है नंबर ऑफ सेल्स कंटेनिंग नंबर, है ना। काउंट्स मैंने आपको बताया था क्या करता है, जिस सेल में नंबर्स ही होंगे उन्हीं को काउंट करता है। जैसे काउंट में चलो आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि काउंट मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे रेंज दे दी आपकी A1 से लेकर A5। ओके, और यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि आपके पास से क्या है, यहाँ पे ये आ गया A1, ये आ गया A2, ये आ गया A3, ये आ गया A4 और यहाँ पे आ गया A5। ओके, यहाँ पे कितने आ गए, 5 आपके आ गए। और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ डाटा पड़ा है। अब डाटा कौन कौन सा हो सकता है, ऐसे मान लेते हैं A1 के अंदर कितना पड़ा है, ABC पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पड़ा है, ABC, यहाँ पड़ा है 20, यहाँ पड़ा है 10, यहाँ पे पड़ा है मान लेते हैं XYZ और यहाँ पे पड़ा है 30। अब जब मैंने क्या बोला A1 से लेकर A5, मतलब आपको इस रेंज के अंदर आपको डाटा अपना ढूंढना है। और वो डाटा कैसा होना चाहिए, काउंट फंक्शन क्या बोलता है, सिर्फ और सिर्फ वो डाटा बताएगा कि कितने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। तो न्यूमेरिक वैल्यू बेटा आपको कौन कौन सी दिख रही है यहाँ पे, सर एक हमें 20 दिख रही है, एक हमें 10 दिख रहा है, एक हमें 30 दिख रहा है। बाकी ABC और XYZ तो क्या है सर, ये हमारे पास मतलब एक तरीके से अल्फ़ाबेटिकल डाटा है ना, न्यूमेरिकल डाटा नहीं है। तो इसका मतलब है ये काउंट फंक्शन हमें आउटपुट में कितना देगा, सर ये हमें आउटपुट में कितना देगा, 3 देगा। ओके, 3 क्यों देगा, क्योंकि इसने कितने सेल है जहाँ पे क्या है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। सर सेल ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, इसका मतलब टोटल मेरे पास 3 सेल है जहाँ पे सिर्फ एक तरीके से न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। तो ऐसे करके जो आपका काउंट फंक्शन होता है वो वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझनी है, रटनी कोई चीज़ नहीं है ना। ये सारी चीज़ें आपको मैं तभी आपको बताता रहता हूँ ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएँ, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ओके, बाकी देखो इसमें और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन दे रखा है। तो टेक्स्ट फंक्शन काम क्या करता है बेसिकली, ये ना ऐसे आप ऐसे समझ लो कि ये ऐसा फंक्शन होता है जो क्या करता है, फॉर्मेट करता है नंबर्स को और उसको कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट में। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि सर क्या मतलब होता है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिल इन द ब्लैंक ऑफ एन ईमेल इज अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट अ पर्सन सीज व्हेन दे गेट द ईमेल फ्रॉम एनीवन। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट होता है, तो सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट हम किसको बोल देते हैं बेटा, आपकी सब्जेक्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं सर, हमारी सब्जेक्ट की लाइन। अब देखो जब आप ईमेल करते हो ना, कभी भी जब आप ध्यान से देखना, जब आप ईमेल करते हो तो क्या आता है यहाँ पे, ठीक है, टू, कि आप किसको भेजना चाहते हो, तो आप यहाँ पे उसको भेजने वाले का पता लिख देते हो, ईमेल लिख देते हो। फ्रॉम, फ्रॉम में कौन आता है, फ्रॉम में आता है जो आप लिख रहे हो। जैसे मान लेते हैं मैं आपको लिख रहा हूँ, तो मान लेते हैं xyz@gmail.com, तो यहाँ पे मेरी जीमेल आ जाएगी, अकाउंट आ जाएगा। और मान लेते हैं मैं आपको भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं मेरा स्टूडेंट, ठीक है, student@gmail.com। ओके, gmail.com, तो यहाँ पे ऊपर मेरे स्टूडेंट का मेल आ गया जिसको मैं भेज रहा हूँ। फ्रॉम की मतलब कहाँ से वो आ रहा है, मेरे से आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस आ जाएगा। इसके अलावा और कौन सी ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, एक आता है हमारे पास BCC जिसको हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं, फिर आता है हमारे पास CC। अगर आपको करना होगा यूज़ तब आप इसमें करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। और इन दोनों को मैंने आपको समझाया था कि BCC क्या होता है, CC क्या होता है, ये सारे आपके वहाँ पे ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आपके पास जस्ट नीचे क्या आता है, इसके बाद जस्ट नीचे आपका आ जाता है सब्जेक्ट। ओके, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट एरिया। तो सब्जेक्ट में आप क्या डालते हो, सब्जेक्ट में आप डालते हो कि जो आपका एक सिंगल लाइन ऑफ, एक तरीके से बोलते हो टाइटल डालते हो। अब टाइटल ऐसे समझ लो कि जैसे आपको किसी को मेल करना है, तो मेल के आप किस संदर्भ में आप मेल कर रहे हो, है ना। जैसे कई बच्चे अभी टेस्ट सीरीज़ का भी हमें मेल करते हैं ना, जैसे समीर वगैरह को मेल आते हैं, तो वो बच्चे कैसे मेल करते हैं कि सर रिगार्डिंग टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज़, है ना। तो यहाँ पर सिंपली वो कर देते हैं कि सर हम क्या कर रहे हैं, रिगार्डिंग टू ज्वाइन द टेस्ट सीरीज़, है ना। तो ऐसे करके वो मेल कर देते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट तो उन्होंने लिख दिया, पर उसके नीचे एक हमारे पास एक और सेक्शन आता है जहाँ पे एक्चुअल में वो अपनी मेल टाइप करते हैं। तो ये सेक्शन कौन सा आता है बेटा, आपका बॉडी सेक्शन। तो यहाँ पे वो पूरा ढंग से लिखते हैं कि सर हेलो, मतलब कि रिस्पेक्टर सर, या फिर जो भी XYZ लिखते होंगे बच्चे, है ना, रिस्पेक्टर सर ऐसे करके लिखते होंगे। फिर
पूरी अपनी कंसर्न लिखते हैं कि सर मतलब हम आपको मेल कर रहे हैं रिगार्डिंग JYT टेस्ट सीरीज़ के बारे में, तो आप हमें फर्दर गाइड करें कि हमें क्या क्या चीज़ें स्टेप्स करने हैं। तो उसके बिहाफ पे क्या होता है, वो बच्चे यहाँ पे मेल करते हैं और लास्ट में सारी चीज़ें जब ये लिख लेते हैं तो लिखने के बाद वो क्या कर देते हैं, इसको सेंड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इसी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो कि द फिल इन द ब्लैंक इज़ द ईमेल अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट दैट अ पर्सन सीज, जो क्या करता है एक पर्सन देखता है व्हेन दे गेट द ईमेल फ्रॉम एनीवन। तो देखो मान लेते हैं जो समीर अगर मैसेज अगर रीड करता होगा आपका, तो वो सबसे स्टार्टिंग में आपका क्या देखता होगा कि अच्छा वो सब्जेक्ट क्या है, कि बच्चे किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं, आपको सब्जेक्ट ही देखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है आपका, सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। जब भी आप किसी को ईमेल करते हो तो आपका सबसे पहले आपका वही देखता है, आपका टाइटल क्या है उस चीज़ का, कि आप किसके बारे में उसको लिख रहे हो। तो वही क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है। ओके, तो ऐसे करके आपका जो पूरा ईमेल का स्ट्रक्चरिंग होती है ना, वो ऐसे होती है। आई होप आपको ये सारी समझ आ गई होगी कि सर कैसे वो वर्क करती है, क्या चीज़ें होती हैं। बाकी इसके पीछे कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं वो मैंने आपको बताए थे। SMTP काम करता है, FTP हमारा काम करता है, IMAP हमारा काम करता है, POP3 हमारा काम करता है ना, कैसे कैसे वो वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाई हैं। तो अब आपको ओवरऑल जो इतने बोलते हैं ना ब्रॉड आइडिया होता है किसी चीज़ का, वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ रही होती हैं। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था TCS के दौरान कि आप बताओ कि व्हाट अलाउ यू टू अपेंड अ फाइल टू एन ईमेल, कि आपको क्या करना है, कुछ चीज़ ऐड करनी है अपनी ईमेल के अंदर, या फिर आपको अपनी फाइल कोई अटैचमेंट लगानी है, तो उसके लिए आप किस ऑप्शन का यूज़ करते हो। तो उसके लिए बेटा आप अटैचमेंट ऑप्शन का यूज़ करते हो, है ना। अटैचमेंट क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कि कल को आपको मुझे कोई अपनी फ़ाइल भेजनी है, कुछ अगर आपको मुझे अपनी फ़ोटो वगैरह कुछ भेजनी है, तो आप क्या करोगे सर, आप ईमेल के साथ अपनी अटैचमेंट हमें भेजोगे। तो वही अटैचमेंट की बार पूछी गई थी TCS के बाद कि बताओ कि जो आप फाइल या कुछ चीज़ अटैच करते हो तो आप कैसे वो अटैच करते हो, है ना। बाकी देखो यहाँ पे और क्या चीज़ दे रखी है, जैसे मेटा डाटा दे रखा है, तो मेटा डाटा का बस यही चीज़ पूछी जाती है कि आप ये बताओ कि मेटा डाटा होता है क्या। तो आप ऐसा बोलो कि सर एक ऐसा डाटा होता है जो दूसरे डाटा के बारे में बताने का काम करता है। बस इसका यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि बेसिकली क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक इज़ अ डाटा। इसका ऐसे क्वेश्चन आता है, इज़ अ डाटा that describes other data, ठीक है। मतलब एक ऐसा डाटा होता है जो दूसरे डाटा के बारे में बताने का काम करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सर मेटा डाटा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पता नहीं पूछी जाती है, कितनी बार पूछी जाती हैं, तो इनको आपने नोट करके लिख लेना। बाकी देखो बॉडी क्या होता है, बॉडी मैंने वही समझा दिया, जो आपका ईमेल में जहाँ पे आप एक्चुअल में अपना मेल लिखते हो ना XYZ करके, वो होता है आपका बॉडी का सेक्शन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि सर ये हमारे पास क्या होता है, मेन कंटेंट ऑफ ईमेल, है ना। इसको आप बोल सकते हो सर हमारे ये क्या होता है, मेन कंटेंट ऑफ एन ईमेल टाइप्ड, कि जहाँ पे आप अपनी ईमेल टाइप करते हो ना, उसका जो मेन कंटेंट एरिया होता है उसको हम बोल देते हैं बॉडी। तो ये क्या करना है, आपने सारी चीज़ें इसको नोट करके लिख लेनी है। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन MS Excel 2010 विच आर द फ्लोइंग फंक्शन रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द करंट डेट एंड टाइम। देखो आपको क्या करना है, रिटर्न करना है किस चीज़ को, सीरियल नंबर ऑफ करंट डेट एंड टाइम। तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर, हम नाउ फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि जो आपका नाउ फंक्शन होता है ना, ये वॉलेटाइल नेचर का होता है ना। अब वॉलेटाइल आपको पता है ना क्या बोलते हैं हम इसको, कि ये क्या करता है, जो करंट सिस्टम की डेट और टाइम होती है ना, उसको देने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं अभी मैं अपना सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा सिस्टम का डेट जो भी चल रहा होगा या टाइम जो भी चल रहा होगा, वो नाउ फंक्शन मुझे रिटर्न करके दे देगा। आपके मान लेते हैं आपके वहाँ पे कोई और टाइम चलता होगा आपके सिस्टम पे, मान लेते हैं, है ना। जैसे मैं अपना सिस्टम मैंने लॉगिन किया 12:50 पे, तो जब मैं नाउ फंक्शन चलाऊंगा तो मुझे मेरा टाइम पे क्या आएगा, मुझे यहाँ पे ये दिखेगा 12:50। पर मान लेते हैं आपने उसको खोला सिस्टम को 4:30 और आपने जब नाउ फंक्शन लगाया तो आपके सिस्टम पे क्या आएगा, 4:30 आएगा। तो नाउ फंक्शन काम क्या करता है, जो आपका करंट डेट और टाइम होता है उसको देने का काम करता है। ओके, बाकी इसको आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किस तरह ये हमारे पास क्या होता है, वॉलेटाइल फंक्शन होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका नाउ है वो वॉलेटाइल फंक्शन है कि नहीं है। और वॉलेटाइल फंक्शन ये होता ही कौन सा फंक्शन है, जो क्या करता है, आपके टाइम के बिहाफ पे चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैंने 12:30 मतलब 12:50 पे लॉगिन किया था, तो 12:50 पे मेरा वहाँ पे सिस्टम का डेट और टाइम उठा लेता है, और आपने 4:30 ओपन किया तो वो 4:30 उठा लेगा। तो इसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल नेचर। ओके, तो ये आपने नोट करके लिख लेना है।
बाकी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके पास और कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा कोई फंक्शन पूछा जाता है कि आप बताओ कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रिटर्न करता है करंट डेट, सिर्फ और सिर्फ जो करंट डेट, क्योंकि ये तो क्या करता है, करंट आपको डेट भी देता है और करंट आपको टाइम भी देता है। पर मैं बोलूँ सिर्फ बेटा मुझे क्या चाहिए, करंट डेट चाहिए, है ना, मुझे सिर्फ करंट डेट मुझे पता करके दो। तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, तो सर उसके लिए हम टुडे फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसको भी आपने नोट करके रहना है कि जब भी सर हम टुडे फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो हमें रिटर्न करता है करंट डेट को। और इसके अलावा अच्छा सर हमें आपने ये तो बता दिया वॉलेटाइल फंक्शन कौन सा होता है, नाउ होता है ना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम सिस्टम अपना ऑन करेंगे, एक्सेल फाइल जितनी बार हम रिफ़्रेश करेंगे या जो करेंगे, तो उसके बिहाफ में मेरा टाइम समय है जो बदलता रहेगा। पर मैं चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, आपको एक स्टैटिक करंट या फिर डेट ऐड करनी है। अब सर इसका मतलब क्या है, या फिर आपको एक स्टैटिक टाइम ऐड करना है। टाइम ऐड इन द सेंस, जैसे मान लेते हैं कि आपको आपने जो काम किया था लास्ट टाइम पे 9:45 पे किया था, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अपने सिस्टम अपना बंद कर दिया, है ना, जैसे अपना सिस्टम अपने बंद कर दिया और यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक आपने यूज़ किया नाउ फंक्शन, दूसरा आपको कंडीशन दे देता हूँ कि अभी यहाँ पे आप क्या करो, आप स्टैटिक टाइम डालो, ठीक है, स्टैटिक क्या करो, करंट टाइम डालो, ठीक है, स्टैटिक क्या करो आप, करंट टाइम डालो, करंट टाइम यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट करो। ओके, तो स्टैटिक करंट टाइम यहाँ पे क्या करो, आप इंसर्ट करो। दो कंडीशंस आ गई। एक में आप क्या करते हो, अब समय क्या है 9:45। अब दो कंडीशन आ गई सर, एक में हम नाउ फंक्शन यूज़ करेंगे, दूसरे में हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट कमांड होती है। कौन सी शॉर्टकट कमांड होती है सर हमारे पास, कंट्रोल प्लस ये वाला सिंबल, ठीक है, सेमी कोलन बोलते हैं इसको, ये वाला सिंबल होता है जो, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। तो कंट्रोल प्लस सेमी कोलन का यूज़ करते हैं किसके लिए, स्टैटिक करंट टाइम के लिए। और नाउ फंक्शन क्या होता है, ये हमें डायनेमिक, डायनेमिक बोल लो या फिर इसको वॉलेटाइल बोल लो। ओके, तो वॉलेटाइल या फिर डायनेमिक जो एक तरीके से टाइम होता है वो देने का काम करता है। अब देखो स्टैटिक फंक्शन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर स्टैटिक जो करंट टाइम है ये हम कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसको ऐसे समझ लो कि आपने जो काम किया था 9:45 पे, लास्ट काम जो किया था, और अब आपने अपना काम देखना था। अब आपको ये पता नहीं रहा कि सर हमने लास्ट टाइम कब काम किया था, है ना। जैसे मान लेते हैं कि आप ऑफिस में गए हो और आपने अपना काम कुछ किया है, और आपका जो लास्ट टाइम था वो आपको याद था कि 9:45 पे आपने किया था। पर जब आपने वहाँ पे नाउ फंक्शन को यूज़ किया होगा और आप आए हो दोपहर के 1 बजे, 1 PM पर आए हो, तो नाउ फंक्शन आपके 9:45 को किस में कन्वर्ट कर दिया होगा, 1 PM में कन्वर्ट कर दिया होगा। समझ गया ना इसका क्या मतलब है, कि वो आपकी सिस्टम की डेट के हिसाब से अपने आप को अपडेट करता रहता है। तो इसने अपने आप को क्या कर दिया, 1 PM पे कर दिया। पर मैं चाहता था कि नहीं यार, मैंने 9:45 पे ख़त्म किया था अपना काम, तो मुझे 9:45 ही वहाँ पे दिखना चाहिए था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बेटा हम स्टैटिक करंट टाइम का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस सेमी कोलन सिंबल का। तो इसका मतलब है कि सर चाहे मैं उसके बाद 9:45 के बाद जब भी टाइम अपना ओपन करूँगा ना, जब भी मैं अपना टाइम देखूँगा, तो मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ 9:45 ही दिखेगा। चाहे मेरे घड़ी में 1 बजा हो, चाहे मेरे घड़ी में 3 बजा हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे घड़ी में क्या दिखेगा, मुझे 9:45 दिखेगा। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती हैं, है ना। तो उस बिहाफ पे आपको समझना होता है। तो समझ आ गया ना, शॉर्टकट कमांड क्या यूज़ करते हैं आप सर, कंट्रोल प्लस सेमी कोलन का आप यूज़ करते हैं किसके लिए, स्टैटिक, जब आपको कोई टाइम डालना होता है किसके अंदर सर, हमारी एक्सेल शीट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है ना। देखो इसका मैंने तो आपको बता दिया, डेट का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डेट के लिए आप क्या यूज़ करते हो, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। जो हमने एग्जांपल देखा ना वो बेसिकली उसका हो गया, जो फंक्शन हमने यूज़ किया था ना वो उसका था, एक तरीके से डेट का था। आपको टाइम का लिखना है तो उसको आप लिखना कि सर हमें जब स्टैटिक टाइम का लिखना था, उसकी शॉर्ट कमांड आप यहाँ पे नोट करेंगे। स्टैटिक टाइम के लिए आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया ना, उस एग्जांपल में ना जो शॉर्टकट कमांड थी वो डेट की यूज़ हो गई थी, वो डेट की कमांड होती है। तो बस वो आपको मुझे कंसेप्ट क्लियर करवाना था कि काम कैसे करता है, क्या उसका मतलब होता है, बस उसके बिहाफ पे आपको वो चीज़ समझनी थी। जो आपको नोट करना है वो आप ये नोट करेंगे कि सर जब हमें एक्सेल के अंदर स्टैटिक टाइम इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट कमांड लगाते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन का सिंबल। और अगर आपको मैं बोलूँ, अगर आपको स्टैटिक क्या करना है बेटा, डेट ऐड करनी है, इसके लिए आप यूज़ करते हो कंट्रोल प्लस कॉलन का। ये आपने नोट करना है। डेट के लिए कॉलन का ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और स्टैटिक टाइम के लिए आप ये वाली शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं। और ये पता नहीं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके लिखना अपनी कॉपी पे, एक अच्छे से बुक मार्क बनाना इसको और ऐसे ही नोट करके लिखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और एग्ज़ाम में पूछी जाती है।
ओके, तो इसको कुछ डाटा होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम रेलेवेंट बनता है, तो उसको मैं आपको समझा भी देता हूँ और साथ में जो उसके कंसेप्ट होते हैं वो भी आपको ईजिली समझाने की ट्राई करता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके आपको। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अ मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस। तो इंटरनेट एक्सेस का यहाँ पे कौन सा मेथड नहीं है। तो देखो यहाँ पे ब्रॉडबैंड का भी आप यूज़ करते हो, वाईफाई का भी यूज़ करते हो, हॉटस्पॉट का भी आप यूज़ करते हो, पर कोल्ड स्पॉट कुछ भी नहीं होता है। जिसका मतलब यहाँ पे फोर्थ हमारा राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा था ना कि इंटरनेट एक्सेस इससे आप नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो और क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने इसकी मिलती जुलती आपको बताई थी। आपको बताया था मेरे बेटा आईएसपी होते हैं हमारे पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जियो आता है, एयरटेल आता है ना, जियो एयरटेल आता है, बीएसएनएल आता है। तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, आईएसपीज होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आप ये बताओ कि व्हाट इज़ अ फिजिकल लोकेशन ऑफरिंग वाईफाई एक्सेस, है ना। एक हम बोलते हैं ना कि हमें फिजिकल क्या होता है, फिजिकल ऑफरिंग वाईफाई एक्सेस। तो उसको आप क्या बोलते हो सर, उसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं। जैसे आप देते हो ना अपने दोस्त को हॉटस्पॉट वगैरह शेयर करते हो, तो ऑब्वियसली वो भी तो एक नेटवर्क ही है ना। आपके मोबाइल या फिर आपके डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट तो लगा होगा जिसकी हेल्प से वो कंपोनेंट क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है और आपका जो दोस्त का डिवाइस है वो उसको पकड़ता है, कैच करता है ना। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो हॉटस्पॉट भी क्या होता है, फिजिकल ऑफरिंग वाईफाई एक्सेस होता है कि आप क्या कर सकते हो, आपके डिवाइस में एक ऐसा हमने फिजिकल चिप लगाई है, एक एंटीना सा लगाया है, जो एंटीना क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है और आपका दोस्त उस सिग्नल को कैच करता है और उसके बिहाफ पे क्या करता है, इंटरनेट को यूज़ करता है आपके डिवाइस के, है ना। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उसको भी आपने नोट करके लिख लेना है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, पता नहीं कितनी बार पूछे जाते हैं, एज अ स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं। ये जो मैं आपको चीज़ें लिखवाता हूँ ना, ये सारी चीज़ें देखना, आप नोट करना, ये सारी चीज़ें टीसीएस के द्वारा स्टेटमेंट के वे में पूछी गई हैं। बाकी देखो एफटीपी कितनी बार बताया मैंने आपको, इसको बताया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। या ये भी मैंने आपको कितनी बार समझाया था, एफटीपी होता है बेटा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, फाइल को भेजते हो या फिर फाइल रिसीव करते हो। कौन से पोर्ट के ऊपर काम करता है सर, ये हमारा पोर्ट नंबर आपने बताया था 21, कि सर 21 पोर्ट पे आपका क्या काम करता है, एफटीपी आपका काम करता है। अच्छा सर, आपने हमें और क्या बताया था, इसमें अगर आपको नहीं लिखा होगा तो आपने ये नोट करना है कि जब हम बात करते हैं सिक्योर एफटीपी की, यही कल मैंने आपको बताया था क्या चीज़, एचटीटीपी बताया था, दूसरा मैंने बताया था आपको एचटीटीपीएस। और काफ़ी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया, जब मैंने क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने सभी ने अच्छा रिस्पांस दिया था कि सर हमारा 80 जो पोर्ट नंबर होता है वो हमारा एच का होता है, और एच का भी बच्चों ने बताया था कि 443 होता है। तो अच्छा लगता है कि आप मेहनत करते हो, हम साथ में मेहनत कर रहे हैं मिलजुल के, तो ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। तो जैसे आपने देखा था एच हमारा सिक्योर नहीं होता है, पर एच हमारा एस क्या होता है, सिक्योर होता है। तो वैसे ही हमारे पास एफ सिक्योर नहीं होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, SFTP होता है, SFTP। तो ये हमारा क्या होता है, सिक्योर होता है। तो इसको आप ऐसे लिख लेना, इसको बोलते हैं सिक्योर FTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। तो बस आपको ये चीज़ नोट करके लिख लेनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बाकी देखो अगर हम इसी की बात करें प्रोटोकॉल की, तो अभी एक बार एग्जाम में पूछा जा रहा है रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि ऐसा फिल इन द ब्लैंक इज़ अ प्रोटोकॉल दैट रिजॉल्व्स IP एड्रेसेस टू मैक एड्रेस, ठीक है, मैक एड्रेस जिसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना। मीडिया एक्सेस कंट्रोल और IP एड्रेस आपका ये वाला आता है। तो जो आपके IP एड्रेसेस होती हैं उसको बाइंड करना या फिर एक तरीके से रिजॉल्व करना, तो वो कौन का प्रोटोकॉल काम करता है बेटा, आपका ARP वो काम करता है। अच्छा सर ARP तो आपने बता दिया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो बेटा ARP को हम बोलते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, है ना। अब देखो IP एड्रेस आपका कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है सर, हमारा जो थर्ड लेयर ऑफ OSI होती है वहाँ पे हमारा काम करता है। वैसे आपका जो मैक एड्रेस होता है वो आपका कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है, आपके सेकंड लेयर ऑफ OSI के ऊपर काम करता है। अच्छा सर, जो हमारे IP एड्रेस होते हैं, IP एड्रेस बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे पास लॉजिकल एड्रेस होते हैं, है ना। और वहीं जो हमारे पास मैक एड्रेस होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे फिजिकल एड्रेस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस आता है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, लॉजिकल एड्रेस आ जाता है। तो कल को मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ, बताओ ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो लॉजिकल एड्रेस को बाइंड करता है या फिर रिजॉल्व करता है किसके साथ, आपके फिजिकल एड्रेस के साथ।
तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे सर, वो हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, या फिर शॉर्टकट में उसको हम बोलते हैं ARP। समझ आ गया? ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जितना आप इन चीज़ों को पढ़ोगे आपकी उतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करके लिखनी है, क्योंकि सारी एग्ज़ाम रेलिवेंट चीज़ें हैं। कोई भी ऐसे पॉइंट्स नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हों, है ना। बाकी आपको लगता है कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आप मुझे नीचे शेयर करके बता सकते हो कि सर ये चीज़ें भी होती हैं ना। जितना आप इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, इन द एंड आपको ही उसका फ़ायदा मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बोल्ड। देखो अभी आपका होमवर्क रहेगा, बोल्ड करने के लिए सिंपल फंडा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 2 आपको होमवर्क दिए हैं, दोनों आपने मुझे नीचे कमेंट करके उनके राइट आंसर देने हैं, है ना। बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, जैसे एक बार मैं बोल दूँ कि मैंने आपको शॉर्टकट बताई थी, किसकी बताई थी, जैसे आपको टॉगल करना है कि इसमें स्ट्राइक थ्रू के लिए बताई थी मैंने एक्सेल में। कंट्रोल 5 का आप यूज़ करते हो, एक्सेल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। एक्सेल में जब आप कंट्रोल 5 यूज़ करते हो, वो किसके लिए यूज़ करते हो बेटा, आप स्ट्राइक थ्रू के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि आपको MS वर्ड का तो पता है, ठीक है। चलो आपका होमवर्क ये भी रहेगा, MS वर्ड में हम कंट्रोल+5 किसके लिए यूज़ करते हैं, और यही मैं आपको बोलूँ MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में आप कंट्रोल+5 किसके लिए यूज़ करते हो। वैसे तो मैंने बता ही दिया किसके लिए यूज़ करते हो, स्ट्राइक थ्रू के लिए आप यूज़ करते हो। इसमें आप स्ट्राइक थ्रू के लिए किसको यूज़ करते हो, MS एक्सेल में कंट्रोल 5 का यूज़ करते हो। पर यही चीज़ MS वर्ड में कंट्रोल 5 है, वो क्या काम करती है, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था। तो आप क्या करोगे, इसको भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो आपको 3 होमवर्क दिए हैं, तो आपको तीनों के तुमने मुझे क्या करने हैं, कमेंट करके बताने हैं। इसका तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 का ईजी क्वेश्चन है, बता दोगे। बाकी जो मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन दिया था वो आप मुझे बताओगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन ही है। तो तीनों के क्वेश्चन के राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा कुछ और डाउट या आपके मन में कुछ और क्वेरी रहती है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। बाकी जो बच्चे का कंसर्न था सर डुअल लैंग्वेज में आप जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आओ, तो बेटा मैंने आप समझा ही दिया कि क्या है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो जैसे हमें मिलते हैं तो हम उसको एडिट करना है, सारी चीज़ें करनी है, फिर अपने पूरा सेट एक तैयार करना है, उसके बाद आपको वो चीज़ें कन्वे करनी है। तो इसमें थोड़ा ऐसे समझ लो कि हमें हिंदी इंग्लिश में नहीं मिल पाते हैं, सिर्फ जिस लैंग्वेज में मिलते हैं तो हम उसी में ही इसको आपको बता सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी समझोगे। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कुछ डाउट है, कुछ आपके मन में कह रही थी, आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। बाकी टेस्ट सीरीज़ के अलावा मतलब आपको कई बच्चे जो टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछते रहते हैं, तो ऑब्वियसली जो मेल्स आपको दे रखी हैं ना, उसके ऊपर आप मेल्स कर सकते हो। टेस्ट की सीरीज़ को अगर परचेज़ करना हो किसी को, ये काफ़ी बच्चे हैं कि बोलते हैं कि सर हम मतलब अगर आपका जो ऑफर है स्टार्टिंग 100 स्टूडेंट का वो ख़त्म हो गया, तभी पता नहीं कितने बच्चों की ईमेल्स आई हैं। तो वो जो समीर है उसको रीड करता है, उसको उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं उनको कन्वे कर देता है मैसेज, है ना। चलो हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।